वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 40। स्टूडेंट्स, आज डेट है 6 अक्टूबर। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और कक्षा 10th। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। कौन कौन सी जीवन रेखा है? अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा है? क्योंकि इनके बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। रेल के बिना, सड़कों के बिना। भाई अगर आपने अपनी कंपनी में जो है माल बनाया, अगर उसको माल चलाने के लिए, माल को बेचने के लिए, माल को बाहर ले जाने के लिए अगर आपके पास बस नहीं है, सड़क नहीं है, तो उस माल को अपने घर पे रख कर बैठे रहो, क्या कुछ काम तो आने वाला है नहीं ना। तो जो परिवहन है और परिवहन को ले जाने के लिए जो जीवन रेखा यानी कि जो रेल है, ठीक है, सड़कें हैं, ठीक है, जो जल मार्ग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रेल और सड़कों के बारे में हमने जान लिया था। अब हम जानेंगे जल परिवहन एवं समुद्र पतन। ठीक है, जो बंदरगाहें एक तरह से होती हैं। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अब जो विदेशों से बहुत 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 सारा जो माल आता है ना, तो वो जल के थ्रू ही आता है। भारत में अतः स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग, हमारा जो जल मार्ग है, ठीक है, उनकी जो लंबाई है वो है 14,500 किलोमीटर टोटल। इसमें से केवल 5,685 ही केवल मशीन से चलते हैं, यानी कि मशीनीकृत हैं, ऑटोमेटेड है एक तरह से। ठीक है ना, मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। बाकी जो है किसी मतलब मैन्युअली ही उसको किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कई सारे और भी जल मार्ग घोषित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों में हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग। अब आपको याद क्या रखना है बच्चों? देखो, 1 मार्क एसएसटी का और 1 मार्क्स मैथ का बराबर है। ठीक है, ये बात मुझे थोड़ा बड़ा हो गया समझ में। अगर आपको मैथ बच्चे लगे रहते हैं मैथ को बिल्कुल रटने के लिए, एसएसटी भी उतना इंपॉर्टेंट है, इक्वल है दोनों के मार्क्स, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, राइट। तो आपको एसएसटी में भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये डाटा जो बीच में दिया हुआ ना, ये ठीक है, हल्दिया इलाहाबाद के मध्य जो गंगा जल मार्ग है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। नौगम्य जल मार्ग संख्या 1, ये हमारा क्या है, जो जल मार्ग है, ये हमारा संख्या 1 है। अब बात करेंगे नौगम्य जल मार्ग संख्या 2, और ये कहाँ से है? सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। और कितना बड़ा है ये? कितनी लंबाई है? 891। फिर तीसरा, केरल में पश्चिम तट कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक है, इसकी 205, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, 3 जो है ये विशेष महत्व है इन तीनों का, पहले, दूसरे और तीसरे का। अगर हम बात करें भारत की कुल समुद्र रेखा, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, इतनी है 7,516.6 किलोमीटर लंबी, जिस पर मतलब जो समुद्र रेखा एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ से ये इस तरीके से जो ये रेखा है, यहाँ पे जो समुद्र जुड़ा हुआ है, ये वाली जो रेखा है पूरी इस तरीके से, इतनी लंबाई है इसकी, जिस पर 12 तो बड़े मेजर जो बोलते हैं, जो मेजर हैं, और 200 मध्य छोटे छोटे जो पोर्ट हैं, ठीक है, छोटे छोटे जिनको पोर्ट बोलते हैं। कराची बंदरगाह, अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कराची बंदरगाह चला गया पाकिस्तान में। इसकी कमी को पूरा करने के लिए मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले, ठीक है, कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। अभी दबाव यहाँ से, जिस यूरोप से जो चीज़ें आएंगी तो यहीं से आएंगी। अगर सारी ही यूरोप मुंबई में आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कांडला बंदरगाह बनाया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि जहाँ पर ज्वार आता है, टाइडल पोर्ट भी इसको बोलते हैं। अब देखिए, मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। अगर आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई जो है वो सबसे बड़ा है, पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम, ठीक है, साथ में कृत्रिम भी पढ़ना जरूरी है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, बंदरगाह है, नॉर्मल नेचुरल नहीं है। ये क्या है? चेन्नई हमारे देश का सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है, यानी कि मुंबई तो बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट कह सकते हो आप, उसके बाद दूसरा इसी का है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। अब जो मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ ये मैं आपसे
कम्युनिटी में पोस्ट में पूछूंगी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, इनलैंड, ठीक है, जो मतलब जो अब जल मार्ग हैं, वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कब की गई थी? 1986 में, 1986 में। रेल के आगमन के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का प्रमुख साधन था, ठीक है। पहले रेल नहीं थी, तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे गांधी जी हैं वो भी जल के थ्रू ही गए थे, ठीक है ना। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तुओं की ढुलाई के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत में कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पतन के माध्यम से होता है। तो चलिए बच्चों, जो भी एक्स्ट्रा हमारा रह जाएगा वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, यानी कि हम किस तरीके से जल, जैसे जल मार्ग जो है हमारा, उसमें किस तरीके से जो साधन है भैया, अब मैं कहूँ कि सड़क पे आप किस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं, कार से, बाइक से, साइकिल से। तो सेम जल परिवहन के लिए नाव है, ठीक है, समुद्री जहाज है, जो मालवाहक जहाज होते हैं, दो होते हैं ना, एक तो माल ढोने के लिए लेकर जाते हैं और दूसरे यात्री जहाज हैं, कंटेनर जहाज है जिसमें बहुत बड़ा सामान जो है भर के आता है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल परिवहन अन्य परिवहनों की तुलना में सस्ता क्यों है? ठीक है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता है। जल परिवहन प्राकृतिक मार्गों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल मार्ग है, वो जो प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, एक आधा हमने आर्टिफिशियल भी किया है। इसमें सड़कों और जो अगर बात की जाए तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता जल में, तो आराम से पहुंचा जा सकता है। इसमें सड़कों, रेल पटरियों की तरह रख रखाव का खर्चा भी नहीं होता। वही आप अपनी जो नाव है उसी का रख रखाव करना पड़ेगा। पानी में तैर कर जाना है तो पानी का क्या रख रखाव करना है आपको। जल परिवहन में ईंधन की खपत बहुत कम होती है, ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखिए। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग, तो इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, कितनी लंबाई थी? 1620, ठीक है। फिर सेकंड, सादिया असम से धुबरी, मार्ग 2, इसकी लंबाई आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मैं कमेंट क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं ना तो वो हमें बहुत टाइम तक याद रहती है, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके इसकी लंबाई बताएंगे। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3, केरल के पश्चिमी तट नहर में, तो इसकी कितनी है? ये 205, ठीक है। बीच वाले की यानी कि जल मार्ग 2 की आप लंबाई मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी वर्कशीट में आपको पढ़ाया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। समुद्री जहाजों के ठहरने की जगह को क्या कहते हैं? बंदरगाह। जहाँ से अब जैसे पानी पे से ट्रेवल करके आए, कहीं तो रुकेंगे ना जहाँ सामान उतरेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया का आधे से भी अधिक व्यापार जल परिवहन द्वारा होता है। पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्यान्न, खाद्य तेल, उर्वरक, मशीनरी, लौह अयस्क आदि अधिकांश वस्तुओं का व्यापार जल परिवहन द्वारा ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस हम अपनी वर्कशीट में से, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि जो आपके आ सकते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई जब हमारा जो जल मार्ग है वो इतना है, उस इतना किलोमीटर का है, ठीक है, तो उसमें से इतना ही क्यों मोटर से चलता है, मशीनों से चलता है, बाकी क्यों नहीं चलता? गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको डेवलप करती? ऐसे पूछ सकते हैं आपको। फिर आपसे इन तीनों मार्गों की लंबाई पूछ सकते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपनी वर्कशीट को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए कर देते हैं, आज का जो टारगेट है वो सेट कर देते हैं। तो देखते हैं कैसा ऐसा करेंगे। अगर मैं आज शाम को अगर मैं लाइव आ पाई तो क्विज़ में इसी वर्कशीट से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो भी आपके SST की वर्कशीट है उससे, राइट। या फिर आप लोगों को इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराना ही है, जैसे मैंने कहा था। तो इकोनॉमी के लास्ट में वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, टारगेट है आज का, हम लोग ऑलरेडी 1200 कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो का मैं टारगेट रख देती हूँ 1300 लाइक्स, ठीक है। 1300 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। साथ के साथ अपने दिन का भी टारगेट रखेंगे, क्योंकि आपके आने वाले हैं एग्जाम। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इतनी वर्कशीट, एक वर्कशीट या 2 वर्कशीट या 3 वर्कशीट आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पिछली पुरानी को एक बार रिवाइज करेंगे। नई वर्कशीट उठा के देखनी तो कम से कम एक बार वीडियो ही देख लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं है। एक बार 15-20 मिनट की वीडियो 2 देख लोगे, 3 देख लोगे पुरानी। तो अभी से अपना रिविज़न स्टार्ट कर दोगे तो आपके मार्क्स फिर जो है बहुत अच्छे आ जाएंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे अच्छा लगता है जब नंबर बढ़ता है तो फिर हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, तो वो प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।